गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना चाहते हैं और आई होप आप सभी ऑनलाइन आ गए हैं। तो आज हम जो अपना टॉपिक करने जा रहे हैं वो है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस का मतलब क्या होता है? संकरण। और बैक का मतलब क्या हुआ कि जो आपकी जनरेशन है उसका हम उसके पेरेंट्स के साथ क्रॉस करवाएं। राइट, आगे देखते हैं, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो बैक क्रॉस क्या होता है? बैक क्रॉस अक्रॉस एक संकरण इन विच F1 इंडिविजुअल आर क्रॉस्ड विद एनी ऑफ देयर पेरेंट्स। यहाँ पर क्या कर रहे हो आप क्रॉस करवा रहे हो, संकरण करवा रहे हो किनके बीच में? जो F1 इंडिविजुअल है, मतलब जो F1 आपका इंडिविजुअल है, जो F1 जनरेशन आपको प्राप्त हुई है उसमें से कोई किसी एक का आर क्रॉस्ड विद एनी ऑफ देयर पेरेंट, मतलब जो F1 इंडिविजुअल्स हैं उनमें उनका आप किसी भी एक पेरेंट के साथ उसका क्रॉस करवाएं तो ये क्या कहलाता है? बैक क्रॉस। क्या कहलाता है? बैक क्रॉस। क्या मतलब हुआ? क्या कह रहा हूँ मैं? कहने का मतलब कि जो मेरे पास, जैसे मेरे पास अगर मैं बात करूँ, मेरे पास है ए और बी। राइट, ये मेरे पास एक पेरेंट है और ये मेरे पास एक पेरेंट है, और इन दो पेरेंट्स के बीच में मैं क्या करवा रहा हूँ? क्रॉस करवा रहा हूँ। क्रॉस करवाने से मेरे को क्या मिली? एक जनरेशन मिली। ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। तो ये तो मेरे पास आ गई पेरेंट जनरेशन और ये मेरे पास आ गई F1। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेरे पास ये जो F1 जनरेशन आई, इस F1 जनरेशन को, इस F1 जनरेशन, ये जो मेरे पास F1 जनरेशन आ गई है, राइट, इस F1 जनरेशन का मैं दोनों में से किसी एक पेरेंट के साथ उनका क्या करा दूँ? क्रॉस करवाऊँ। तो वो जो कंडीशन है मेरी वो क्या कहलाएगी? बैक क्रॉस कंडीशन। क्या कहलाएगी? अगर मैं इसका इसके साथ या इसका इसके साथ, किसी एक के साथ, जो मेरी F1 जनरेशन आई है, F1 पीढ़ी जो आई है, उसका मैं किसी दोनों में से किसी एक के साथ अगर क्रॉस करवा दूं तो ये मेरा कंडीशन क्या कहलाएगी? बैक क्रॉस। क्या कहलाएगी? बैक क्रॉस। समझ आ गई बात? अब आगे जो हम आगे जो पढ़ेंगे, एक आएगा उसमें से आउट क्रॉस, एक आएगा टेस्ट क्रॉस। वो भी हम यहाँ देख लेते हैं, फिर हम उसको आगे डिटेल में देखेंगे। तो आउट क्रॉस यानी एक ऐसा संकरण, एक आउट क्रॉस है, दूसरा है टेस्ट क्रॉस। जो आउट क्रॉस है उसमें क्या होगा कि जो मेरी F1, माना कि ये तो मैंने चलो आपको एक समझाने के लिए लिया है, अगर मैं इसको और थोड़ा डिटेल में बताऊँ आपको, तो डिटेल में अगर मैं लेके जाऊँ इसको, थोड़ा सा मैं रफ करके आपको दोबारा से समझाऊँ, तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि जैसे मेरे पास एक पेरेंट्स ये है और एक पेरेंट्स ये है, राइट, और हमारे पास, कहने का मतलब मेरे पास यहाँ पर एक पेरेंट्स है और माना मेरे पास ए पेरेंट है, और यहाँ जो मेरे पास पेरेंट है इस तरीके से आप देख रहे हो, कैपिटल ए और यहाँ स्मॉल ए। तो जब आपका क्रॉस, मतलब मैं जो मेरे पास जो यहाँ पर प्रोजीनी आई वो आई, ये प्रोजीनी आई। अगर मैं अपनी F1 जो मेरी प्रोजीनी है, ठीक है, F1 मेरे पास क्या है? प्रोजीनी। प्रोजीनी का मतलब क्या होता है? वंश, जो आगे जो नई जनरेशन आई है, जो नेक्स्ट पीढ़ी आई है, और ये मेरे पास पेरेंट जनरेशन है और ये मेरे पास F1 जनरेशन है। इनके बीच में संकरण हुआ है और ये मुझे रिसीव हुए हैं। ठीक, बात क्लियर होगी? अगर मैं अपनी F1 जनरेशन, अगर मैं अपनी ये जो मेरे पास F1 जनरेशन है इसका इन दोनों में से किसी के साथ क्रॉस करवाता हूँ तो वो क्या कहलाएगा? बैक क्रॉस। लेकिन इसमें एक और कंडीशन इंक्लूड हो जाती है। अगर मैं F1 पीढ़ी में
अगर क्रॉस करवाता हूँ डोमिनेंट पेरेंट के साथ, अब आपको पता है कैपिटल एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, अगर मैं अपनी F1 पीढ़ी का डोमिनेंट पेरेंट के साथ, क्योंकि आपको पता है ये डोमिनेंट है यानी प्रभावी वाला है, डोमिनेंट, और ये कैसा है, रिसेसिव यानी अप्रभावी, ये रिसेसिव पेरेंट है। तो अगर मैं डोमिनेंट के साथ, अगर F1 पीढ़ी का मैं डोमिनेंट के साथ बैक क्रॉस कराऊं तो इस प्रकार का जो बैक क्रॉस होगा वो क्या कहलाएगा, आउट क्रॉस। और अगर मैं F1 पीढ़ी का रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाता हूँ तो तब वो मेरा कैसा बैक क्रॉस कहलाएगा, टेस्ट क्रॉस। कैसा कहलाएगा, टेस्ट क्रॉस। इस बात को आप याद रखने, मैंने आपको ये बात अच्छी तरीके से समझा दी है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हमारी बात हो गई थी कि हमने अभी बात डिस्कस की कि बैक क्रॉस क्या है, कि ऐसा क्रॉस जहाँ पर F1 इंडिविजुअल का हम क्रॉस किसके साथ करा रहे हैं, किसी भी एक पेरेंट के साथ। तो दो कंडीशन निकल कर आती हैं, आउट क्रॉस और बैक टेस्ट क्रॉस। आउट क्रॉस क्या हो गया, अभी समझाया था मैंने कि व्हेन F1 इंडिविजुअल क्रॉस्ड विद डोमिनेंट पेरेंट तो कॉल्ड हैज़ आउट क्रॉस। जब कभी आप F1 इंडिविजुअल का क्रॉस किसी डोमिनेंट पेरेंट से करवाओ तो वो कैसा क्रॉस कहलाएगा, आउट क्रॉस कहलाएगा। जनरेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द दिस क्रॉस ऑल पोजेस डोमिनेंट कैरेक्टर। और इस प्रकार का जब आप क्रॉस करवाओगे, संकरण करवाओगे, जहाँ पर आपने F1 जो आपको पीढ़ी प्राप्त हुई उसका आपने किसी डोमिनेंट, अपने उसी की डोमिनेंट पेरेंट से जब क्रॉस कराओगे तो आपको पता है डोमिनेंट पेरेंट है, प्रभावी लक्षण वाला पेरेंट है, तो उसके जो भी आगे अब जो आपको नेक्स्ट F2 जनरेशन मिलेगी उसमें सारे कैसे के होंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर वाले। सो एनी एनालिसिस कैन नॉट पॉसिबल इन F1 जनरेशन। तो इस तरीके का जो कोई भी एनालिसिस है वो हमें F1 जनरेशन में देखने को नहीं मिलेगा। आगे टेस्ट क्रॉस में व्हेन F1 प्रोजीनी क्रॉस्ड विद रिसेसिव पेरेंट कॉल्ड हैज टेस्ट क्रॉस। क्योंकि आपको देखो यहाँ जब आप डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ क्रॉस करवाओगे तो आपको एनालिसिस यानी कि आप किसी निष्कर्ष पर नहीं निकल पाओगे, क्योंकि आपकी जो F1 जनरेशन के अंदर जो करेक्टर है वो आगे वही निकला, मतलब आपको कोई वहाँ पर रिसेसिव तो रिसीव ही नहीं हुआ। वैसे ही टेस्ट क्रॉस में क्या हुआ, जब आपने F1 प्रोजेनी का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट के साथ करवाया तो इसे हम बोलेंगे टेस्ट क्रॉस। जब भी F1 प्रोजेनी का क्रॉस आप किसी रिसेसिव पेरेंट के साथ करवाओगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, टेस्ट क्रॉस, राइट। तो टोटल जनरेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस क्रॉस 50% डोमिनेंट कैरेक्टर एंड 50% रिसेसिव। इस टाइप के टेस्ट क्रॉस के दौरान क्या होता है, जो आपको जनरेशन प्राप्त होती है यानी कि जो आपको F2 जनरेशन प्राप्त होती है वो 50% डोमिनेंट कैरेक्टर वाली होती है और 50% रिसेसिव कैरेक्टर वाली होती है। कब, जब आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवा रहे हो। कब, जब आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवा रहे हो। टेस्ट क्रॉस हेल्प टू फाइंड आउट द जीनोटाइप डोमिनेंट इंडिविजुअल। तो कहते हैं कि टेस्ट क्रॉस आपकी कैसी सहायता करता है, ये पता लगाने में, टू फाइंड आउट, ये पता लगाने में, टू फाइंड आउट कि आपका जीनोटाइप किस तरीके का है डोमिनेंट इंडिविजुअल के अंदर। जो आपका प्रभावी इंडिविजुअल है, जो प्रभावी आपका जीन है, उसके अंदर जीनोटाइप किस टाइप का है, इससे ये आपको टेस्ट क्रॉस से पता लगता है। इसका मतलब टेस्ट क्रॉस का कोई भी आपको फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा कब है, जब कभी आपकी जो F1 प्रोजीनी है वो किसके साथ क्रॉस करवाए, रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करे, तो आपको जो भी आपका रिजल्ट निकलेगा उससे आप अपने जीनोटाइप का पता लगा सकते हैं। तो ये बात हमने क्लियर कर ली। तो चलिए नेक्स्ट बात को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट बात हमारी बात आती है मोनो, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दी है, अब आपको दोबारा डिस्कस करवा रहा हूँ। मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस क्या होता है और डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस क्या होता है। ये क्या चीज़ होती है, जो मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस होता है उसमें जो आपकी F1 प्रोजीनी जो हाइब्रिड है, हाइब्रिड क्यों वर्ड लगा हुआ, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी है। तो उसने कहा कि जो आपकी F1 प्रोजीनी है उसका क्रॉस जब आपने रिसेसिव पेरेंट के साथ करवाया स्मॉल टी, तो आपको क्या मिला, मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में जो रेशियो आया वो आया 1:1। मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में जब आप F1 प्रोजीनी जो हाइब्रिड है, क्योंकि पता है आपको एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है इसमें एलील, और इसका क्रॉस जब आपने रिसेसिव पेरेंट, ये प्योर पेरेंट है लेकिन कैसा है, रिसेसिव कैरेक्टर वाला है, तो क्रॉस करवाया तो आपको अब आपको पता है कि यहाँ पर आपने एक ही ट्रेट लिया हुआ है, एक ही गुण लिया हुआ है, एक ही लक्षण लिया हुआ है, तो जो रेशियो निकल कर आएगा वो कैसा आएगा, 1:1, है ना। कैपिटल टी स्मॉल टी यानी 50% आपके पास कौन सा करेक्टर आया, ड्राफ्टनेस वाला, और 50% वाला जो आपकी जो
मतलब ये तो आ गया 50% करेक्टर आ गया डोमिनेंट, और 50% कौन सा आ गया, रिसेसिव। दूसरा बी पॉइंट आपका आ गया डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। जब F1 आपका डाई हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड है और ये डाई हाइब्रिड, मतलब यहाँ पे आप दो लक्षण ले रहे हो, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका रिसेसिव पेरेंट के साथ स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल आर, है ना। मतलब यहाँ पर हमारे पास सारा ही के सारा जो दो गुण है हमारे, वो दोनों ही रिसेसिव है। यहाँ पर जो हमारे पास लक्षण है, जो ट्रेट है, वो कैसा है, प्रभावी वाले हैं। तो यहाँ पर आपको जो जनरेशन मिलेगी, नेक्स्ट जनरेशन जो मिलेगी, वो इस तरीके की मिलेगी। तो यहाँ पर जो डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का जो रेशियो आएगा 1:1:1:1। क्लियर होगी बात। तो कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकला, इन द टेस्ट क्रॉस फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियो ऑलवेज सेम। यानी कि आपका फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो सदैव हमेशा कैसा रहेगा, सेम रहेगा। कब रहेगा, जब आप टेस्ट क्रॉस कर रहे हो। जब आप क्या कर रहे हो, टेस्ट क्रॉस कर रहे हो। टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या हुआ कि जब आप F1 प्रोजिनी, जो आपकी F1 जनरेशन है, पीढ़ी जो है, उसका आप उसके पेरेंट से बैक क्रॉस करवा रहे हो, लेकिन जो आपका जो पेरेंट्स है वो कैसा है, रिसेसिव वाला पेरेंट। दो पेरेंट यूज़ करते हो आप, एक पेरेंट होता है प्योर डोमिनेंट, दूसरा है प्योर रिसेसिव। तो आपको वो, तो आपको जो जो आपका जीनोटाइपिक रेशियो निकलता है वो कैसे निकलता है, सेम निकलता है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी टर्म आती है एक, उसे कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है, व्हेन टू पेरेंट यूज्ड टू एक्सपेरिमेंट्स। जब कभी हम दो पेरेंट का यूज़ करते हैं, कैसे, दो एक्सपेरिमेंट के अंदर, सच हैज़, सच अ वे, किस तरीके से, पहले एक्सपेरिमेंट में हम ए को मानते हैं फीमेल, बी को माने मेल, और वैसे ही अनदर एक्सपेरिमेंट में हम ए को माने मेल, बी को माने फीमेल। बात क्लियर होगी, समझ आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या बोल रहे हैं, बात क्या हुई है कि हम रेसिप्रोकल क्रॉस के अंदर क्या कर रहे हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस के अंदर हम दो पेरेंट्स ले रहे हैं, ए और बी, है ना, दो पेरेंट्स लिए। तो पहले एक्सपेरिमेंट, जब हम पहला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पहले एक्सपेरिमेंट में हम ए को क्या मान रहे हैं, मेल, और बी को क्या मान रहे हैं, फीमेल। उसके बाद जब हम दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हम उल्टा कर दे रहे हैं, हम ए को अब क्या मान रहे हैं, फीमेल, और जो हमारा बी है उसको हम क्या मान रहे हैं, मेल। तो इस तरीके से जब हम पेरेंट्स को यूज़ करें, ये हमारे पास ए पेरेंट है, ये बी, दो पेरेंट है हमारे पास। मतलब पहले एक्सपेरिमेंट के अंदर हम उसे क्या मान रहे हैं, ए को मेल, और दूसरे पेरेंट में टाइम हम फीमेल को क्या, बी को क्या मान रहे हैं, मेल। ऐसे ही दूसरे एक्सपेरिमेंट के दौरान हम ए को फिर अब हम मेल मान रहे हैं, फीमेल मान रहे हैं, और बी को मेल। बात क्लियर आ गई समझ। तो अब ये इतनी सी बात आपको समझ आई कि व्हेन, जब हम कभी पेरेंट्स को, दो पेरेंट्स को यूज़ कर रहे हैं दो एक्सपेरिमेंट के अंदर, सच अ वे, किस तरीके से पहले एक्सपेरिमेंट में हमने ए को फीमेल माना और बी को मेल पेरेंट माना, जबकि अनदर एक्सपेरिमेंट, दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम ए को मेल माने और बी को फीमेल। करेक्टर कंट्रोल्ड बाय कैरियोजीन्स। तो इस तरीके से जो करेक्टर होते हैं, लक्षण होते हैं, उन्हें कौन कंट्रोल करता है, कौन नियंत्रित करता है, कैरियोजीन्स। कौन करते हैं, कैरियोजीन्स। नॉट अफेक्टेड बाय द रेसिप्रोकल क्रॉस। तो रेसिप्रोकल क्रॉस, रेसिप्रोकल होता है उल्टा पुल्टा करना, ए को बी मान लेना, बी को ए मानना, बोला कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपके जो करेक्टर है उन्हें कौन कंट्रोल कर रहा है, कैरियोजेंस। इन दिस केस साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस रिजल्ट चेंज बाय रेसिप्रोकल क्रॉस। इस प्रकार के केस में जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होती है, जो साइटोप्लाज्म, जो जीव द्रव्य के द्वारा जो इनहेरिटेंस होने वाला जो काम है, वो कौन, उसका जो रिजल्ट आएगा वो चेंज हो जाता है रेसिप्रोकल क्रॉस से। जो जो करेक्टर कैरियोजीन्स के थ्रू कंट्रोल हो रहे हैं उन पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा रेसिप्रोकल क्रॉस का, लेकिन जो करेक्टर, जो इनहेरिटेंस साइटोप्लाज्मिक के द्वारा नियंत्रण हो रही है, जो आपकी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस हो रही है, उसके रिजल्ट में चेंज पॉसिबल है। यानी कि रेसिप्रोकल क्रॉस से साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में चेंज आता है। बात क्लियर होगी, आगे देखते हैं। तो कहता है कि जैसे कि हम, अगर हम ये मान लें, जैसे हमने ये हमारे पास अभी
हमारे पास जो कैपिटल टी है इसे हमने फीमेल माना, स्मॉल टी को मेल माना, तो सभी तब भी जो भी इनका रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, F1 पीरियड में सारे के सारे कैसे होंगे, ऑल टी, क्योंकि कैपिटल टी आएगा स्मॉल टी के साथ तो डोमिनेंट कैरेक्टर शो होगा, तो सारे के सारे हमारी फीमेल बनेगी, इसके अंदर टॉल होंगी और आप टॉल कैरेक्टर को ले रहे हो, ठीक। उसके बाद यहाँ पर हमने कैपिटल टी को मेल माना या फीमेल माना, तब भी क्या होगा, ऑल टॉल होगा। तो यानी कि यहाँ पर रेसिप्रोकल क्रॉस के दौरान, इस एक्सपेरिमेंट के दौरान कोई चेंज नहीं आएगा। समझ आ रही बात, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो मेन टॉपिक मेन टॉपिक क्या है, जीन इंटरेक्शन। क्या है, जीन इंटरेक्शन। क्या होती है जीन इंटरेक्शन? इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करना। कहता है अकॉर्डिंग टू मेंडल के अनुसार जीन आर फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। मेंडल ने क्या कहा, जो जीन्स होते हैं, अब आपको पता है जीन्स कहाँ होते हैं, डीएनए के अंदर, डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं। डीएनए का वो हिस्सा जीन्स क्या कहलाता है, डीएनए के अंदर वो यूनिट जो फंक्शनल है, उस फंक्शनल यूनिट को डीएनए के ऊपर जो जो क्या कर रही है, प्रोटीन बनाने में हेल्प करे, किसी भी काम को करने में हेल्प करे, वो क्या कहलाती है, जीन्स। फंक्शनल यूनिट या फंक्शनल सेगमेंट, एक डीएनए के ऊपर कार्य करने वाला वो खंड है ना, एक ऐसा सेगमेंट डीएनए के ऊपर वो सेगमेंट जो कार्य करेगा। फंक्शनल यूनिट ऑफ द डीएनए इज कॉल्ड हैज जीन। तो जीन क्या है, जीन आर फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। वो कहता है कि मेंडल के अनुसार जो जीन्स होते हैं ना, वो स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे के काम में बाधा नहीं डालते, वो अपने आप अपने काम में स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे को कोई प्रभाव नहीं डालते। इस प्रकार से दैट इज ईच 7 ट्रेड्स, जो आपने पीछे 7 लक्षण पढ़े थे ना लंबाई वाले, जो मैंने आपको बताया था ना कि उसमें मटर के पौधे में अलग अलग कैरेक्टर, 7 कैरेक्टर लिए थे ना मेंडल ने, बात याद है कि नहीं है? जैसे उसने क्या क्या बात ली थी, 7 कैरेक्टर को ट्रेड्स कौन कौन से लिए थे, स्टेम की लेंथ, फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर का कलर, पोड शेप, पोड का कलर, कॉटिलीडिंग का कलर और सीड की फॉर्म, सीड की आकृति, ये 7 लक्षण उसने लिए थे। उसने कहा जो ये जो 7 लक्षण वाले जो ट्रेट हैं, कंसीडर्ड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल जीन, ये सारे के सारे सातों के सातों जो ट्रेट्स हैं, उन प्रत्येक को एक एक जीन होल्ड करता है, एक एक जीन नियंत्रण करता है सभी को। दैट इज ईच, यानी प्रत्येक जो 7 हमारे पास लक्षण है, ट्रेट है, कंसीडर्ड कंट्रोल्ड बाय, माना जाता है कि इनको कंट्रोल कौन, नियंत्रण कौन करता है, प्रत्येक को अ सिंगल जीन, हर एक को एक एक जीन कंट्रोल करता है। बट मैनी ट्रेट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म डिटरमाइंड बाय द कॉम्प्लेक्स कंट्रीब्यूशन टू द मैनी डिफरेंट जीन्स। लेकिन कहता है बहुत सारे ट्रेट्स, बहुत सारे गुण या बहुत सारे लक्षण ऐसे भी हैं जीवों के अंदर, डिटरमाइंड बाय, जिन्हें पहचाना गया या बताया गया कि वो कैसे बनते हैं, कैसे शो होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंट्रीब्यूशन ऑफ मैनी डिफरेंट जीन्स, अलग अलग जीनों के योगदान से वो ट्रेड्स या वो लक्षण सामने आते हैं। मेंडल ने तो क्या बोला कि सब प्रत्येक जो जीन है सबके लिए अलग अलग होगा, एक एक जीन सभी ट्रेड्स के लिए। लेकिन कहता कुछ ट्रेड्स तो ऐसे भी है जिनको एक से ज़्यादा जीन ज़्यादा लगते हैं, एक से ज़्यादा जीन लगते हैं एक्सप्रेस होने के लिए। व्हेन 2 और मोर डिफरेंट जीन्स, यानी कि नॉन एलिक इन्फ्लुएंस आउटकम ऑफ सिंगल ट्रेड, कॉल जीन इंटरेक्शन। तो सबसे क्या डेफिनेशन निकल के आई, कहता है कि जब कभी नॉन एलिक वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अब ये एलील सेम नहीं है ना। तो कहता है जब कभी 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट जीन्स इन्फ्लुएंस, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा जीन्स जब मिलकर काम करें और उनका आउटकम एक सिंगल ट्रेट आए, मतलब 2 से ज़्यादा जब जीन मिलकर किसी एक लक्षण को बनाने में हेल्प करें, एक लक्षण को, माना कि फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि माना कि किसी पौधे में लंबाई आनी है और उस लंबाई को बढ़ाने के लिए माना एक क्रोमोसोम हेल्प करता है, लेकिन कोई एक ऐसा पौधा है जहाँ पर उस लंबाई को शो करने के लिए, लेंथ को दिखाने के लिए पेड़ में ABC 3 क्रोमोसोम जब आपस में मतलब 3 जीन आपस में ABC 3 जीन्स मिलकर जब काम करते तब उसकी लेंथ निकल कर आती है। तो मतलब वहाँ पर एक गुण को दिखाने के लिए एक से ज़्यादा जीन यूज़ हो रहे हैं, तब ये चीज़ क्या कहलाती है, जीन इंटरेक्शन। मतलब जीन आपस में इंटरेक्ट किए। पहले तो मेंडल ने तो ये बोला कि जीन कभी इंटरेक्ट नहीं करते, इंडिपेंडेंटली अपना अपना काम करते हैं और अपना अपना गुण दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पता चला कि जीनों के बीच में इंटरेक्शंस भी होती हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ हेल्प करके, एक दूसरे की सहायता करके, एक दूसरे से इंटरेक्ट होकर किसी लक्षण को दिखाने में हेल्प करते हैं। बात क्लियर होगी? अब बात करते हैं कितने प्रकार का होता है जीन इंटरेक्शन। कहता है जीन इंटरेक्शन 2 टाइप, 2 तरीके का हो सकता है। पहला जो जीन इंटरेक्शन उसका नाम है एलिलिक इंटरेक्शन या
एंट्राजेनिक इंटरेक्शन, दूसरा है नॉन एलिक इंटरेक्शन या इंटरजेनिक इंटरेक्शन। बात क्लियर को इसे याद कर लेना, हिंदी इसका याद करना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है आपको इसका मतलब पता हो। वो हम आगे देखेंगे क्या क्या मतलब है दोनों का। तो जीन इंटरेक्शन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एल या तो ये एक दोनों में से एक वर्ड याद कर लो, एलिक इंटरेक्शन और नॉन एलिक इंटरेक्शन, या फिर ऐसा याद कर लो इंट्राजेनिक इंटरेक्शन और इंटरजेनिक इंटरेक्शन। इंट्रा मतलब बाहर, बाहर वाला है, सॉरी अंदर से हो रही है, मतलब सेल के अंदर वाली बात, और ये इंटर, सेल में नहीं बात हो रही है, तो जीन्स के अंदर बात हो रही है। तो यहाँ इंट्राजेनिक इंटरेक्शन और यहाँ पर इंटरजेनिक। अब पहले वाले को पकड़ लेते हैं कि एलिक इंटरेक्शंस या इंट्राजेनिक इंटरेक्शंस क्या होती है। कहता है एलिक इंटरेक्शन टेक प्लेस बिटवीन एलील ऑफ द सेम जीन प्रेजेंट एट द सेम लोकस। एलिक इंटरेक्शन या इंट्रा जो आपकी है, इंट्राजेनिक इंटरेक्शन कहाँ देखने को मिलेगी, बोलता है इस प्रकार की आपको इंटरेक्शन कहाँ देखने को मिलेगी, टेक प्लेस बिटवीन द एलील ऑफ सेम जीन, जो सेम टाइप के जीन है उनके एलील्स के बीच में जो सेम लोकस पर बैठे हैं वहाँ देखने को मिलेगी। इतनी बात क्लियर होगी, सिंपल सी बात है, कुछ ज़्यादा समझने वाली बात ही नहीं है। इंट्रा में मतलब क्या है कि वो कहता है इंट्रा जो ये जो इंटरेक्शन है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी। अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे मेरे पास ये कोई क्रोमोसोम है और ये हमारा एक पॉइंट है, ठीक है ना, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो मतलब लेफ्ट और साइड हो ना, यहाँ पर ए और ये बी, तो ये दो पोजीशन आ गई एलिक पोजीशन, तो दोनों कैसी हैं, सेम लोकस पर है। तो वो कहता है कि इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगी, राइट, तो कहते हैं एलिक इंटरेक्शन कब कहाँ पर होगी, जहाँ पर एलील सेम ही जीन के एलील हैं उनके बीच में होगी और जो सेम पोजीशन पर है, सेम लोकस पर है। तो इस तरीके से पहला इसका उदाहरण आया इनकम्प्लीट, ये हमने सब पढ़ लिया इनकम्प्लीट, और जो हमारा को डोमिनेशन ने वो पिछले लेक्चर में देखा था। राइट, तो चलिए ये देखते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होती है। फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कोरन, कोरन ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था, इसके बारे में बताया था, CORRENS, कोरन्स। सबसे पहले इसकी जो डिस्कवरी है, इसकी जो खोज है, कोरन्स ने बताया कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, अपूर्ण प्रभाविता, है ना। अकॉर्डिंग टू मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडल के अनुसार जो डोमिनेंस है उसमें क्या है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है मस्ट प्रेजेंट F1 जनरेशन। तो मेंडल ने क्या कहा था, डोमिनेंस यानी प्रभाविता का जो नियम दिया था उसके अनुसार क्या कहा था कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, जो प्रभावी लक्षण होगा, वो हमेशा ही F1 जनरेशन में दिखाई देगा। बट सम ऑर्गेनिज्म F1 जनरेशन डिफरेंट फ्रॉम द बोथ पेरेंट्स, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें ये उदाहरण देखने को मिले कि F1 जनरेशन में कभी कभी जो हमें प्राप्त हुई F1 जनरेशन वो दोनों ही पेरेंट से अलग होती है। लेकिन ऊपर मेंडल ने तो ये बोला कि जो F1 जनरेशन है वो अपने डोमिनेंट कैरेक्टर को लेकर आएगी, मतलब अगर दोनों पेरेंट में से कोई एक पेरेंट डोमिनेंट वाला है तो वो लेकर आएगी। लेकिन कहा कि कभी कभी F1 जनरेशन है वो दोनों जो पेरेंट से डिफरेंट होती है, यानी कि बोथ फैक्टर्स डोमिनेंट और रिसेसिव प्रेजेंट इन दी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसका मतलब क्या है, जो दोनों लक्षण है, जो दोनों फैक्टर है, यानी कि डोमिनेंट वाला फैक्टर और रिसेसिव फैक्टर, वो कैसा किस रूप में उपस्थित है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के रूप में। बट डोमिनेंट फैक्टर इज अनेबल टू एक्सप्रेस इट्स कैरेक्टर कम्प्लीटली। वो कहता है कि जो डोमिनेंट और रिसेसिव जो है वो दोनों किस फॉर्म में प्रेजेंट है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के रूप में, वो तो है ही है। बट जो आपका डोमिनेंट फैक्टर है, जो प्रभावी लक्षण था, जो दिखना चाहिए था वन पीढ़ी में, वो अपने आप को एक्सप्रेस करने में कैसा हो गया, अनएबल, यानी कि वो अयोग्य हो गया अपने आप को प्रदर्शित करने में, एक्सप्रेस करने में, किस मामले में, अपने कैरेक्टर को, अपने लक्षण को दिखाने में, ठीक, कंप्लीटली, पूर्ण रूप से। रिजल्टिंग इंटरमीडिएट टाइप ऑफ द जनरेशन फॉर फॉर्म्ड डिफरेंट फ्रॉम द बोथ पेरेंट्स। वो कहते हैं परिणाम स्वरूप क्या हुआ, रिजल्टिंग परिणाम स्वरूप क्या हुआ, एक मध्य उत्पाद तैयार हुआ, एक इंटरमीडिएट जनरेशन बनी
जो कि कैसे थी, भिन्न थी, डिफरेंट फ्रॉम द बोथ पेरेंट, दोनों जो उसके पेरेंट्स थे ए और बी या जो भी आपने पेरेंट्स माने, वो उन दोनों से क्या थी, अलग थी। एग्जाम्पल हमने पढ़ा था लास्ट टाइम भी, मिराबिलस जल्पा, जो फ्लावर कलर हम लेते हैं मिराबिलस जल्पा का, और इसकी डिस्कवरी कोरेंस ने की थी, किसमें की थी, मिराबिलस जल्पा के अंदर, जिसे हम 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं या गुल ए बांस भी कहते हैं। ये याद रखना, 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं और गुल ए बांस भी कहते हैं, राइट। तो इसमें रेड, पिंक और वाइट जो हमारे पास लक्षण थे, अभी इसमें क्या हुआ, हमने कि रेड फ्लावर लिया और वाइट फ्लावर लिया, राइट। कैपिटल आर ये रेड को यानी डोमिनेंट करेक्टर है, और स्मॉल आर ये वाइट है जो कि रिसेसिव करेक्टर है, अप्रभावी लक्षण है। तो F1 जो हमारे पास आया, F1 में क्या बनी, पिंक, जबकि मेंडल के अनुसार क्या होना चाहिए था कि जो डोमिनेंट करेक्टर ये रेड आने चाहिए थे, लेकिन नहीं हुआ। जो हमारी F1 पीढ़ी आई उसमें एक नया ही कलर आ गया, और वो कैसे होगी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो कर रही है, यानी कि जो डोमिनेंट करेक्टर है वो इनकम्प्लीट यहाँ पर अपने आप को एक्सप्रेस करने में कैसे रहा है, फेल हुआ है। बात सही होगी। अब आगे फिर जब हमने इसका सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, तब आगे जाके हमें रेड, पिंक और वाइट मिले। पिंक के 2 मिले, जिसमें से रेड का 1 मिला और वाइट का 1 आया। अब आगे देखते हैं हम कोडोमिनेंस के बारे में। कोडोमिनेंस में क्या होता है, इन दिस फिनोमिना बोलते हैं इस प्रक्रिया में, जो ये आप पढ़ रहे हो इस कथा के अनुसार, इसमें क्या हो रहा है, इन दिस फिनोमिना इस प्रक्रम में, बोथ जीन एक्सप्रेस्ड फॉर पर्टिकुलर कैरेक्टर इन F1 हाइब्रिड प्रोजीनी, जो हमारे पास दोनों जीन है, बोथ जीन एक्सप्रेस्ड फॉर पर्टिकुलर कैरेक्टर, वो दोनों ही जीन एक्सप्रेस होंगे कब, F1 हाइब्रिड प्रोजीनी के अंदर। नो ब्लेंडिंग ऑफ द करेक्टर, करेक्टर झुकेगा नहीं, दबेगा नहीं, बोथ करेक्टर एक्सप्रेस इक्वली, और दोनों ही जो करेक्टर हैं वो इक्वल मात्रा में, जैसे आपने एक लाल लिया और एक वाइट लिया, तो जो F1 पीढ़ी में तो वैसे क्या आना चाहिए, अगर डोमिनेंट करेक्टर होना चाहिए तो वो रेड आना चाहिए, लेकिन F1 पीढ़ी में इस अगर को डोमिनेंस है तो यहाँ पर आपका रेड और वाइट दोनों बराबर मात्रा में आएंगे। जैसे को डोमिनेंस सच सीन इन कहाँ देखने को मिलती है, एनिमल्स के अंदर, जैसे कोट कलर, कोट मतलब जो ऊपर कवरिंग होती है उसका कलर देखने में। व्हेन ब्लैक पेरेंट क्रॉस विद वाइट पेरेंट, जब कभी किसी ब्लैक पेरेंट को वाइट पेरेंट के साथ क्रॉस करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, रोहन कलर मिलता है, रोहन कलर F1 प्रोजीनी के अंदर, जो क्या है, ब्लैक और वाइट दोनों है, उसमें वाइट ब्लैक कलर भी होता है, वाइट, उसे कहते हैं रोहन कलर। रोहन कलर कौन सा कलर होता है, जिसमें ब्लैक और वाइट के पैचेस मिले। When F2 generation obtained from F1 generation ratio black, black, white and white, तो जब F2 जनरेशन हमें ऑप्टेंड हुई, प्राप्त हुई, किससे, F1 से, मतलब अब आपने क्या किया, ये जो F1 मिला इसका हमने क्या करवाया, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, और जो F2 जनरेशन मिली उसके अंदर आपको क्या, कैसा रेशियो मिला, ब्लैक मिला 1, ब्लैक वाइट मिले 2 और वाइट मिला 1। ब्लैक वाइट मतलब रोहन मिला 2। रोहन नाम नहीं है, रोहन क्या हुआ, कलर का नाम होता है, रोहन कलर, जिसमें ब्लैक और वाइट दोनों होते हैं। अब हमें इसमें नोट करने वाली बात क्या है कि जो F2 जनरेशन है ऑप्टेन्ड बाय सिब मेटिंग क्रॉस, इसे कहते हैं अ ब्लड रिलेटिव, क्या बोलते हैं, सिब मेटिंग क्रॉस। तो जो F2 जनरेशन है वो हमें कैसे प्राप्त होती है, बाय द सिब मेटिंग क्रॉस। ये ब्लैक है, ये वाइट है, R1 R1 R2 R2। R1 क्यों लिख रहे हैं, R1 क्यों लिख रहे हैं, ताकि ये ब्लैक को शो करे। R2 क्यों लिख रहे हैं, ये वाइट को शो करे। अब F1 में हमें क्या मिली, R1 R2 यानी रोहन मिला, यानी ब्लैक वाइट दोनों मिले इक्वल मात्रा में। अब जब हम इनकी सिब मेटिंग क्रॉस क्या होता है, ब्लड रिलेशन, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि कभी भी शादी जो होती है, अगर हम अपने ह्यूमन केस में बात करें तो कभी भी शादी जो होती है वो सेम गोत्र में नहीं होती, पता है ना आप लोगों को, तो वह उसे सिबलिंग, क्योंकि वो सिबलिंग करेक्टर आ जाते हैं। तो अब ये बात है कि इसमें क्या सिब मीटिंग क्रॉस करवाया, R1 R2 तो हमें ये रेशियो मिला। तो अब द एनालिसिस रेशियो ऑफ फिनोटिपिक हैज़ वेल एज जीनोटिपिक, तो हमें दोनों के जो रेशियो मिले वो सेम मिले, यानी कि 1:2:1 इन कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस के अंदर सह प्रभाविता के अंदर हमें 1:2:1 वाला रेशियो प्राप्त हुआ। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं स्पेशल नोट। स्पेशल नोट क्या है, कहता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर करेक्टर ब्लेंडेड फिनोटिपिकली।
अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात कर रहे हो तो वहाँ जो लक्षण होता है, जो गुण होता है, जो करेक्टर होता है, वो क्या होता है, फिनोटिपिकली झुक जाता है। जब आप फिनोटिपिकली बात कर रहे हो तो वो ब्लेंड कर जाता है। वाइल जबकि कोडोमिनेंस के अंदर बोथ जीन ऑफ द पेयर, दोनों जो जोड़ियाँ हैं जीन्स की, एग्जिबिट बोथ करेक्टर साइड बाय साइड। एग्जिबिट एग्जिबिट का मतलब होता है अपने अंदर रखना। क्या रखना? वो उसके अंदर दोनों F1 पीढ़ी के अंदर दोनों ही करेक्टर एक साथ साइड बाय साइड आते हैं। इफेक्ट ऑफ बोथ करेक्टर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ईच अदर, वो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं और दोनों एक साथ आते हैं। कहने का मतलब कि जैसे हमारे पास रेड और वाइट था, सॉरी ब्लैक और वाइट पेरेंट थे, तो उनकी जो आगे F1 जो पीढ़ी बनी को डोमिनेंस के अंदर, वो कैसे बनी थी? ब्लैक वाइट दोनों कलर आ रहे थे। तो ऐसा एग्जाम्पल है ए बी ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस, IAIB, और दूसरा है कैरियर ऑफ द सिकल सेल एनीमिया, ABA, HbA, हीमोग्लोबिन ए और हीमोग्लोबिन बी। तो ये दो ऐसे उदाहरण हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि को डोमिनेंस का उदाहरण बताओ, तो आपने बोलना है AB ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस और कैरियर ऑफ द सिकल सेल एनीमिया। ये डिसीज़ होती है ना, सिकल सेल एनीमिया बीमारी होती है, तो ये भी इसके थ्रू चलती है। तो ये उसके जीन्स है, एलील है जो इसको शो कर रहे हैं। चलिए अब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं हम। अब ये सारे के सारे पॉइंट उसी के अंदर अंडर आ रहे हैं जो हमने एलिलिक इंट्रैक्शन यानी कि जो एंट्राजेनिक इंट्रैक्शन स्टार्ट की थी ना, तो उसमें हमारा पहला आ गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा आ गया को डोमिनेंस, अब तीसरा हमारा आ गया मल्टीपल एलील। क्या आ गया? मल्टीपल एलील। आप देखिए मल्टीपल एलील क्या होते हैं। कहता है मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स कॉल्ड मल्टीपल एलील। जब एक मोर देन टू अल्टरनेटिव, दो से ज़्यादा, जब अल्टरनेटिव विपरीत आकार के या प्रकृति की जीन्स एक साथ हों, तो वो क्या कहलाते हैं? मल्टीपल एलील। क्या बोलते हैं उसको? मल्टीपल एलील। बात क्लियर आ गई? मल्टीपल एलील फॉर्म्ड ड्यू टू दी म्यूटेशन, और मल्टीपल एलील की जो फॉर्मेशन है वो किससे होती है? म्यूटेशन से होती है। किससे होती है? म्यूटेशन। कहता है जब मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, जब कभी किसी जीन की दो से ज़्यादा फॉर्म्स बन जाए, अल्टरनेटिव फॉर्म बन जाए, आकृतियाँ बन जाए, जब जीन की दो से ज़्यादा अल्टरनेटिव कॉपीज़ या फॉर्म्स बन जाए, तो ऐसे एलील को क्या बोलोगे? मल्टीपल एलील। और मल्टीपल एलील बनते कब है? जब म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन की वजह से मल्टीपल एलील बन जाता है। मल्टीपल एलील लोकेटेड ऑन द सेम लोकस यानी होमोलोगस क्रोमोसोम, और जो मल्टीपल एलील की जो लोकेशन है, जो स्थिति है, जो पोजीशन है, वो हमेशा कैसी होती है? सेम लोकस पर। जितने भी डिप्लॉयड इंडिविजुअल होते हैं, मतलब द्विगुणित वाले, मतलब कौन से वाले? 2n वाले कंडीशन। तो जितने भी डिप्लॉयड इंडिविजुअल होते हैं कंटेन्स टू एलील्स, राइट। तो क्या बोला? जितने भी डिप्लॉयड इंडिविजुअल होते हैं उनके अंदर क्या होंगे? दो एलील होंगे, राइट। और गैमीट कंटेन वन एलील फॉर अ करेक्टर। तो जितने भी डिप्लॉयड इंडिविजुअल हैं उनके अंदर टू एलील होंगे, लेकिन जो जब उनके गैमीट बनेंगे तो हर एक गैमीट के पास एक एक एलील होगा प्रत्येक करेक्टर का। एक 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 एलील तो एक गैमीट के पास आ जाएगा, दूसरा एलील दूसरे गैमीट के अंदर, युग्म के अंदर चला जाएगा प्रत्येक करेक्टर का। बात समझ आ गई? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, if n is the number of allele of a gene, then the number of different possible genotype is n ब्रैकेट में n+1/2। क्या बोल रहा है? अगर आप ऐसा मान लो कि n इज़ द नंबर ऑफ एलील ऑफ ए जीन, किसी जीन के अंदर एलील की संख्या अगर n है, तो वहाँ पर जितने भी पॉसिबल जीनोटाइप बन सकते हैं उनके बनाने का फॉर्मूला है n ब्रैकेट में n+1/2। बात समझ आ गई? तो अगर हम यहाँ देखें एग्जांपल आप ले लो मल्टीपल एलील का, जैसे ABO ब्लड ग्रुप होता है ह्यूमन के अंदर, तो जो ABO ब्लड ग्रुप है डिटरमाइंड बाय द दीज एलील्स। एलील क्या है इसका? IA, IB और IO। तो IA डोमिनेंट है, IB भी डोमिनेंट है, लेकिन IO कैसा है? रिसेसिव है। तो पॉसिबल यहाँ पर फिनोटाइप कैसे बन सकते हैं? AB, AB और O। क्या बोल रहा है? ये हमारे पास क्या है? डोमिनेंट, डोमिनेंट और रिसेसिव। तो पॉसिबल फिनोटाइप कैसे हैं यहाँ पर? A, B, AB, O। अब हमारे पास ब्लड ग्रुप है, हमारे पास AB, ABO और O। ये हमारे पास क्या आ गए? ब्लड ग्रुप आ गए। ये पॉसिबल हमारे पास क्या है? फिनोटाइप है। अब जीनोटाइप की बात कर लें,
तो ए की क्या बन सकता है, आई ए और आई ओ। बी का क्या बन सकता है, आई बी ओ। ए बी का क्या बन सकता है, आई ए आई बी, और ओ का क्या बन सकता है, आई ओ। वैसे ही एंटीजन एग्लूटिनोजन, एंटीजन या एग्लूटिनोजन। तो इसका ए होता है, इसका बी है, इसका ए और बी है, और इसका कोई भी नहीं है क्योंकि इसके ऊपर पास कोई एंटीजन नहीं होती। एंटीबॉडी की बात करें तो ए ब्लड ग्रुप में कौन सी एंटीबॉडी होती है, बी। ये कहाँ होती है, आरबीसी के ऊपर, स्मॉल बी। बी के ऊपर क्या होती है, स्मॉल ए एंटीबॉडी। और ए बी वाले ब्लड ग्रुप में कोई एंटीबॉडी नहीं होती, और या उसको एंटीबॉडी कहते हैं या एग्लूटिन भी कहते हैं। और जो ओ ब्लड ग्रुप वाला होता है उसके पास क्या, ए और बी दोनों एंटीबॉडी होती है। बात समझ आ गई। तो इनका जीनोटाइप निकालने का फॉर्मूला क्या है, हमारे पास 3 थे। नंबर ऑफ एन एलील कितने थे हमारे पास, ए बी और ओ। तो 3 3 एन का नंबर क्या आ जाएगा, 3, 3+1/2 = 6 जीनोटाइप। तो यहाँ कितने टाइप के जीनोटाइप बनेंगे, 6 टाइप के जीनोटाइप बनेंगे। कितने टाइप के, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 प्रकार के या 6 पॉसिबल जीनोटाइप यहाँ पे बन सकते हैं। बात क्लियर होगी। सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। आप इसको अपनी राइटिंग में, यहाँ थोड़ा छोटा हो गया लेकिन आप अपनी हैंड राइटिंग में अपनी कॉपी के अंदर उतारो आराम से, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ हमारा पॉइंट आ गया लीथल जीन्स। कौन सा आ गया, लीथल जीन्स। क्या होते हैं लीथल जीन्स, लीथल जीन्स, वैसे लीथल का मतलब होता है घातक, खतरनाक। जीन्स विच कॉज द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल, ऐसे जीन जिसके कारणवश किसी इंडिविजुअल की मृत्यु हो जाए, डेथ हो जाए, ऐसे जीन्स क्या कहलाते हैं, लीथल जीन्स कहलाते हैं। और ये कब होता है, होमोजाइगस कंडीशन के दौरान। कंडीशन कैसे होनी चाहिए, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस नहीं, होमोजाइगस। और मे बी डोमिनेंट और रिसेसिव। तो लीथल जीन्स कभी कभी डोमिनेंट भी हो सकते हैं, प्रभावी भी हो सकते हैं, और अप्रभावी भी हो सकते हैं, बट मोस्टली रिसेसिव फॉर लिथेलिटी। लेकिन अगर लिथैलिटी को शो करना है, अगर जानलेवा चीज़ को दिखाना है, तो वहाँ पर वो रिसेसिव ही होगा हमेशा, ज़्यादातर। मैनी ऑफ दीज जीन्स डू नॉट कॉज डेफिनेट लिथैलिटी कॉल्ड सेमी लीथल्स। तो कहता है कि ज़्यादातर जो जीन होते हैं वो लिथैलिटी को निश्चित नहीं कर पाते, मतलब कि वो ज़्यादा खतरनाक नहीं होते, और तब वो क्या कहलाते हैं, सेमी लीथल, अर्ध घातक है ना। लीथल का मतलब होता है जो खतरनाक है, मृत्यु के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, लीथल जीन्स डिस्कवर्ड बाय एल क्यू नॉट। और किस में किया था उन्होंने माइस के अंदर, चूहे के अंदर कोट कलर के बारे में, कोट कलर के जो कोट कलर है माइस के अंदर, वहाँ पर लीथल जीन की डिस्कवरी की थी। येलो बॉडी कलर यानी वाई, इसके लिए हम डिनोट कर रहे हैं, डोमिनेंट ओवर द नॉर्मल ब्राउन कलर। जो बॉडी का येलो कलर है जिसे आप कैपिटल वाई से डिनोट कर रहे हो, वो प्रभावी है किसके ऊपर, ब्राउन भूरे कलर के ऊपर, जिसे हम स्मॉल वाई से डिनोट कर रहे हैं। जीन ऑफ येलो बॉडी कलर इज़ लीथल। और जो येलो बॉडी कलर वाला जो जीन है वो एक्चुअल में कैसा है, लीथल है, प्राणघातक है। सो होमोजाइगस येलो माइस नेवर बी ऑब्टेन। इसलिए होमोजाइगस, होमोजाइगस मतलब कभी भी जो आपको कौन सा माउस नहीं मिलेगा, कौन सा माउस नहीं मिलेगा जिसके अंदर होमोजाइगस, यानी कि आपको कभी भी वाई वाई वाला ये कभी भी जीवित नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर वाई वाई हो गए तो माइस की क्या हो जाएगी, डेथ। क्योंकि जो येलो है वो लीथल है, प्राणघातक है। क्लियर होगी बात। तो होमोजाइगस, होमो मतलब एक जैसे, येलो माइस नेवर ऑब्टेन्ड, कभी भी आपको वो प्राप्त नहीं होगा इन द पॉपुलेशन, जनसंख्या के अंदर। क्यों, डाइज इन द एम्ब्रियोनल स्टेज, क्योंकि वो भ्रूणीय अवस्था में भी इसकी मृत्यु हो जाएगी। बात क्लियर होगी। तो जैसे कि हम बात करें कैपिटल वाई स्मॉल वाई का क्रॉस करवाया हमने, ये सेल्फ पॉलिनेशन करवाई कैपिटल वाई और स्मॉल वाई की, तो हमारे पास ये निकल कर आया टोटल, हमारे पास जो चक्कर बोर्ड है उसके ऊपर। तो ये जो कॉम्बिनेशन है वाई वाई वाला वो हमें रिसीव नहीं होगा। येलो माइस वर क्रॉस्ड अमंग देम, तो सेवरल सेग्रीगेशन फॉर येलो एंड ब्राउन बॉडी कंडीशन। तो उसने क्या बोला, यहाँ पर क्या है, वाई वाई डेथ इन एम्ब्रियोनल स्टेज मॉडिफाइड रेशियोज 2:1। वैसे तो देखा जाए तो यहाँ रेशियो क्या बन रहा है, 1:2:1, लेकिन जो 1 वाला है यानी कि वाई वाई है, ये तो लीथल जीन है, ये रही जीवित नहीं रह सकता, तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो हमारे पास जो मॉडिफाइड रेशियो बन के रहेगा वो क्या आएगा, 2:1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, 2:1। दूसरा उदाहरण है हमारे पास
हीमोग्लोबिन एस और हीमोग्लोबिन ए क्रॉस करवाया, हीमोग्लोबिन एस और हीमोग्लोबिन ए, तो यहाँ पे हमने क्रॉस करवाया तो हमारे पास क्या बना, ये सिकल सेल एनीमिया। तो ये भी कैसा है, तो जिसमें एच बी एस, जो एच बी एस है ये कैसी है, लीथल जीन्स है। तो ये वाला जो ब्लड, ऐसे ब्लड ग्रुप वाला जो होगा वो, जिसे सिकल सेल एनीमिया होगी, वो उसकी डेथ हो जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा फिफ्थ वाला है पेलियोट्रॉपिक जीन। ये हमारा फिफ्थ पॉइंट है, पेलियोट्रॉपिक जीन्स। ऐसे जीन्स कंट्रोल मोर देन वन करेक्टर कॉल्ड द पेलियोट्रॉपिक जीन्स। ऐसे जीन जो एक से ज़्यादा करेक्टर को कंट्रोल कर रहे हो, नियंत्रित कर रहे हो, ऐसे जीन्स को हम क्या नाम से पुकारेंगे, पेलियोट्रॉपिक जीन। शोज मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट, मतलब ये एक से ज़्यादा फिनोटिपिक इफेक्ट को शो करते हैं, है ना। जैसे ये ऐसा जीन होगा, जैसे एक माना कोई जीन एग्जांपल जो लंबाई को भी देख रहा है, क्या बोलते हैं, बौनेपन को भी देख रहा है, बीज की आकृति को भी देख रहा है, एक से ज़्यादा गुणों को देखे कोई एक जीन, तो वो क्या कहलाता है, पेलियोट्रॉपिक जीन। एग्जांपल जैसे पी प्लांट के अंदर सिंगल जीन इन्फ्लुएंस, मतलब वो सीड कोड कलर को भी देख रहा है। उसके बाद रेड स्पॉट इन द एक्सियल ऑफ द लीफ, मतलब कि वो लाल रंग के जो चकत्ते बन रहे हैं, कहाँ पे बन रहे हैं, लीफ के ऊपर, पत्तियों के ऊपर, वो भी कहाँ पर, एक्सियल पार्ट पर, किनारे वाले हिस्से पर। और जो फ्लावर कलर, पुष्प का जो कलर है, रंग है, उनका, उनको भी कंट्रोल, मतलब एक कोई सिंगल जीन इन तीनों चीज़ों के ऊपर कंट्रोल कर रहा है, तब इस प्रकार का जो जीन है वो क्या कहलाएगा, पेलियोट्रॉपिक जीन। क्या बोलेगा उसे हम, पेलियोट्रॉपिक जीन। चलिए अब दूसरी वाला इंट्रैक्शन आ गया, इसे कहेंगे नॉन एलिक इंट्रैक्शन या इंटरजेनिक इंट्रैक्शन। नॉन एलिक इंट्रैक्शन या इंटरजेनिक इंट्रैक्शन क्या होती है ये, कहता है व्हेन इंट्रैक्शन, ये जो इंट्रैक्शन हो रहा है, टेक प्लेस बिटवीन द नॉन एलील कॉल्ड हैज ए नॉन एलिजीनिक चेंजेस और मॉडिफाइड अदर द नॉन एलील जीन। तो वो कहता है नॉन एलिक इंट्रैक्शन क्या है, जब कभी इंट्रैक्शन हो किन के बीच में, नॉन एलील्स जो एक दूसरे के सेम पोजीशन पर है ही नहीं है, अलग अलग है, तो तब वो कैसे होते हैं, नॉन एलिजेंस होते हैं। चेंजेस और मॉडिफाइड, तो वो या तो परिवर्तित हो जाए या उनमें परिवर्तन हो जाए अदर नॉन एलिक जीन्स के अंदर। तो जब इंट्रैक्शन हुई नॉन एलील्स के बीच में, तो उनमें क्या हुआ, चेंज हो गया, वो कुछ और ही जीन्स बन गए, जो पहला जो उनका फंक्शन था वो कुछ और हो गया। अब उदाहरण देखते हैं, पहला आता है एपिस्टासिस, पहला आया एपिस्टासिस। क्या होते हैं ऐसे जीन्स, ये कौन से जीन्स होते हैं, व्हेन जीन्स prevent the expression of another non-allic genes known as epistatic gene। यहाँ पर क्या हो रहा है, इसने बताया कि जब कभी कोई एक जीन जब इंट्रैक्शन कर रहा है किसी दूसरे नॉन एलिक जीन के साथ, तो जब कभी कोई जीन प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, वेन मतलब जब जीन प्रिवेंट यानी रोकता है एक्सप्रेशन, मतलब किसी जो कोई ऐसा जीन जो एक्सप्रेस होना चाह रहा है ना। माना कि कोई एक जीन है जो लाल रंग देता है, लेकिन उसके बगल वाला जीन उसके लाल रंग को बदल के कोई और ही रंग करने लग पड़े, तो जो करवा रहा है ना उससे चेंज, उसे कहेंगे एपिस्टासिस जीन। तो एक्सप्रेशन ऑफ द अनदर नॉन एलिक जीन, जब कोई जीन रोकता है एक्सप्रेशन ऑफ द अनदर, किसी दूसरे नॉन एलिक जीन के एक्सप्रेशन को रोकता है, तब हम इसे क्या कहते हैं, एपिस्टाटिक जीन। किसको बोलते हैं, इस वाले जीन को, एपिस्टाटिक जीन। और ये फिनोमिना क्या कहलाता है, एपिस्टासिस। ये जो प्रोसेस हुआ, ये जो क्रिया हुई, इस क्रिया को, इस मैकेनिज्म को क्या बोलोगे आप, एपिस्टासिस। विच जीन इनहिबिट द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर नॉन एलिक जीन्स कॉल्ड एपिस्टाटिक जीन। वही बात आगे ऊपर समझा ही दिया था कि जो जीन ऐसा काम कर रहा है उसे हम कहेंगे एपिस्टाटिक जीन। एंड एक्सप्रेशन ऑफ द जीन सप्रेस्ड बाय एपिस्टाटिक जीन कॉल्ड एज ए हाइपोस्टैटिक जीन। और उसने क्या बोला कि वो जीन जो ये इनहिबिशन वाला, ये रोकने वाला काम कर रहा है, उस जीन को हम क्या बोलेंगे, एपिस्टाटिक जीन। और जिसका एक्सप्रेशन रुक रहा है, जिस जीन के ऊपर काम हो रहा है, मतलब जिस जिस जीन्स के एक्सप्रेशन को रोका जा रहा है, उस जीन को क्या बोलोगे, हाइपोस्टैटिक जीन। क्या बोलोगे, हाइपोस्टैटिक जीन सप्रेस्ड बाय द एपिस्टैटिक जीन। वो कह रहा है कि एक्सप्रेशन ऑफ द जीन, जो जीन एक्सप्रेस होने वाला था, जो एक्सप्रेशन था वो सप्रेस किया गया, उसे रोका गया एक एपिस्टैटिक जीन के द्वारा। तो इस जीन का नाम क्या पड़ा, हाइपोस्टैटिक, जिसे रोका गया, जिसके द्वारा रोका गया उसे तो बोलेंगे एपिस्टैटिक जीन, और जो रुका है, जो रुक गया, उसे बोलोगे हाइपोस्टैटिक जीन। एग्जाम्पल है, जैसे एक होता है हेयर डॉग,
इसमें क्या जो हेयर डॉग एक होता है ना, हेयर HAIR हेयर, इसमें देखेंगे कलर इन द डॉग, बी डोमिनेंट एलील है फॉर द ब्लैक कलर के लिए, स्मॉल बी है रिसेसिव है, प्रभावी लक्षण है एलील का ब्राउन कलर, और आई क्या है, एपिस्टैटिक जीन है। एपिस्टैटिक जीन जो रोकेगा, कहता है इफ़ जीनोटाइप BBII फॉर द ब्राउन कलर और BB कैपिटल आई वाइट कलर के लिए, तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो ब्राउन कलर के, ये वाला कॉम्बिनेशन जो है वाइट कलर के लिए। तो आपने ये ज़रा ड्रॉ कर दिया, क्रॉस करवाया, ये आपकी F1PD आई, तो हमारे पास जो फिनोटाइपिक रेशो आया वो निकल के क्या आया, 12:3:1। तो आप उसको देख लेना, जो आपको ऊपर वाले रेशो चाहिए वैसे के वैसे आपको वो मिल रही है। बात क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो अब आया इनहिबिटरी जीन्स, कौन सा आया, इनहिबिटरी जीन्स। पहले था एपिस्टैटिक, एपिस्टैटिक जीन्स क्या था, जो बगल वाले एलील के जीन्स को वो क्या कर रहा है, उसके एक्सप्रेशन को रोक रहा था। अब आ गया इनहिबिटरी। इनहिबिटरी जीन्स हैव नो फिनोटाइप। जो इनहिबिटरी जीन्स होते हैं, इनहिबिटरी मतलब जो इनहिबिशन, जो रोकने वाला जीन, जिसका हैव नो, जिसका खुद का कोई भी फिनोटाइप नहीं है। जीनोटाइप और फिनोटाइप तो याद है ना, भूल मत जाना। फिनोटाइप जो बाहर से मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, जो आप बाहर से देख के बता दो कि भाई इसका ये रंग रूप है, वो होता है, वो चीज़ कहलाती है फिनोटाइप। तो ऐसा कोई इनहिबिटरी जीन्स जिसका खुद का कोई फिनोटाइप नहीं है, बट इनहिबिट द इफेक्ट ऑफ द अदर नॉन एलिक जीन, लेकिन उसे खुद का तो कोई फिनोटाइप नहीं है, लेकिन वो दूसरे के, यानी दूसरा जो नॉन एलिक जीन है उसके इफेक्ट को रोक, इनहिबिट कर रहा है। नॉन एलिक जीन्स बिहेव रिसेसिव, और जो ये नॉन एलिक जीन्स है ये कैसा बिहेव करता है, रिसेसिव, अप्रभावी। इनहिबिटरी जीन्स मस्ट बी इन द डोमिनेंट स्टेज, और जो इनहिबिटरी जीन्स है, जो वो वाला जीन जो इनहिबिट करेगा वो हमेशा डोमिनेंट स्टेज में होता है। इनहिबिट द इफेक्ट ऑफ द ओनली डोमिनेंट जीन। बात क्लियर होगी। तो जो इनहिबिटरी जीन है मस्ट इन द डोमिनेंट स्टेज इनहिबिट द इफेक्ट ऑफ ओनली द डोमिनेंट जीन। अब जैसे हमने एग्जांपल देख लिया, लीफ कलर इन द, जो राइस का जो चावल धान के जो लीफ होती है उसके कलर के ऊपर इसका एक्सपेरिमेंट है। आर, कैपिटल आर लिया गया पर्पल के लिए, स्मॉल आर लिया ग्रीन के लिए, कैपिटल आई इनहिबिटरी जीन हमारे यहाँ पे। तो कैपिटल आर, कैपिटल आई, हमारे पास जो ग्रीन है वो 9 मिले, स्मॉल आर स्मॉल आई पर्पल 3 मिले, स्मॉल आर आई ग्रीन मिले 3, स्मॉल आर और ये ग्रीन। तो यहाँ भी आप देख रहे हो कि जो उसका खुद का तो कुछ है नहीं, है ना। तो कैपिटल आर पर्पल है, और आई जहाँ होगा वो चेंज कर देगा उसके। तो जैसे आई है यहाँ पे, तो यहाँ पर्पल होना चाहिए लेकिन क्या हो गया, ग्रीन हो गया, उसने बदल दिया आई ने। यहाँ भी आई आ गया कैपिटल आई, तो उसने, तो पर ये खुद खुद कैसा है, रिसेसिव है, ये काम करता है डोमिनेंट वाले के ऊपर। तो यहाँ डोमिनेंट था ना आर, तो उसने इसके ग्रीन कर दिया, यहाँ ग्रीन कर दिया, मतलब यहाँ तो ग्रीन होना ही था, इस तरीके से, राइट। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट आ गया इंट्राजेनिक इंट्रैक्शन के बीच में, जो हम बात कर रहे थे, हमारा जो इंटरजेनिक इंट्रैक्शन चल रही थी दूसरी वाली नॉन एलिक इंट्रैक्शन, उसमें तीसरा पॉइंट आ गया कंप्लीमेंट्री जीन्स का। कौन सा आ गया, कंप्लीमेंट्री जीन्स। कंप्लीमेंट्री जीन्स क्या होती है, 2 पेयर ऑफ द नॉन एलिक जीन्स, 2 जोड़ी जो आपकी नॉन एलिक जीन्स होती है, एसेंशियल ज़रूरी होती है इन डोमिनेंट फॉर्म प्रोड्यूस ए पर्टिकुलर करेक्टर। अगर कोई लक्षण उत्पन्न करना है, उस उत्पन्न करने के लिए कोई भी 2 जोड़ी नॉन एलिक जीन का होना ज़रूरी है, वो भी किस फॉर्म में, प्रभावी फॉर्म में, यानी डोमिनेंट फॉर्म में वो होने चाहिए। कौन, जब कभी लक्षण उत्पन्न करना है किन्हीं 2 नॉन एलिक जीन्स में, सच जीन्स एक्ट टुगेदर। इस प्रकार के जो जीन्स होते हैं वो, उनको एक साथ काम करना पड़ता है और वो प्रोड्यूस करते हैं कोई इफेक्ट को, किसी भी प्रभाव को वो बना सकते हैं, राइट। बात समझ आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है, छोटी सी बात है। अगर ऐसा वो नहीं करेंगे, अगर वो जीन्स एक साथ एक्ट नहीं करेंगे
तो नाइदर कैन प्रोड्यूस, तो वो कभी भी उस लक्षण को उत्पन्न नहीं कर सकते। उसने क्या बोला, नॉन एलिक जीन कौन से होते हैं, जो सेम लोकस पर ना हो और अलग अलग है, डिफरेंट है। तो अगर दो नॉन एलिक जीन्स एक जोड़ी में काम करेंगे और होने भी क्या चाहिए, दोनों प्रभावी फॉर्म में होने चाहिए, तो वो क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर एक विशेष प्रकार के लक्षण को उत्पन्न कर सकते हैं। उनका एक साथ काम करना ज़रूरी है और तभी वो एक इफेक्ट को उत्पन्न कर सकते हैं, अदरवाइज नाइदर कैन प्रोड्यूस, तो वो नहीं बना पाएंगे। इफेक्ट कॉल्ड कंप्लीमेंट्री जीन्स, तो इस तरीके का जो इफेक्ट जो जीन्स बना पा रहे हैं उन्हें कहते हैं कंप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री कहते हैं ना एक दूसरे के साथ हाथ, मतलब हाथ में हाथ मिला के। एग्जाम्पल हमारे पास इसमें कौन सा है, तो आगे कहता है कि बोथ टाइप ऑफ द जीन्स मस्ट बी प्रेजेंट इन दी डोमिनेंट, और वो कैसे होने चाहिए, हमेशा प्रभावी रूप में वहाँ पर उपस्थित होने चाहिए, तभी वो दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे और वो लक्षण सामने देखने में दिखाई देगा। तो जब ऐसे कोई जीन जो एक दूसरे के साथ चल के काम करके कोई करेक्टर शो कर रहे हैं, तब हम उन्हें क्या बोल रहे हैं, कंप्लीमेंट्री जीन। अगर हम उदाहरण देखें, कलर ऑफ द फ्लावर इन द लैंथेरस ओडोरेटस, हमारे पास एक प्लांट है जिसका नाम है लैंथेरस ओडोरेटस। उसके अंदर क्या है, सी पी पर्पल कलर देता है, सी पी पी कलरलेस रहता है, स्मॉल सी और पी ये भी कलरलेस है। देखो, जब दोनों प्रभाव डोमिनेंट फॉर्म में रहे, दोनों ही एली डोमिनेंट में, तभी पर्पल कलर आएगा। तो रॉ मटेरियल यानी कि जो कच्चा मटेरियल है जीन सी का, वो क्या है, क्रोमेजन कलर्ड है, जीन पी एंथोसाइनिन पर्पल और कलरलेस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कलर्ड है कैपिटल सी और स्मॉल पी कैपिटल पी। बात समझ आ रही है, इसका क्रॉस करवा रहे हो आप पर्पल के साथ, ठीक। तो हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है, कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, और ये कैसे है, कलर्ड है, क्योंकि वो डोमिनेंट कैरेक्टर शो हो रहा है। क्लियर वाली बात, तो ये हमारे पास निकल कर आ रहा है, ये बुक में भी दिया होगा। तो इस तरीके से जो फिनोटिपिक रेशो आ रहा है कंप्लीमेंट्री जीन का, तो कलर्ड रेस टू कलरलेस, तो कितना आ रहा है, 9:7। 9 जो आ रहे हैं कलर्ड आ रहे हैं और 7 कैसे आ रहे हैं, कलर लेस आ रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, चलिए आगे देखते हैं। बहुत इजी है, लेकिन ये क्या है, टिपिकल, जब आप एक साथ याद करते हो तो भूल जाते हो, तो उनको अच्छे से याद करना है आपने विद एग्जाम्पल। आपको एग्जाम में ऐसे आ सकते हैं, या तो पूरी इंट्रैक्शन पूछ सकता है, या आपसे ऐसे पूछ सकता है कि जीन इंट्रैक्शन पूछेगा और उसकी डिटेल में पूरा बताओ। ये बड़े नंबर क्वेश्चन में आ सकता है 5 नंबर के मार्क्स में, या आपसे सिंगल सिंगल पूछ ले कि इनिप्टी जीन्स क्या होते हैं, लीथल जीन्स क्या हो सकता है, राइट। अब अगला नेक्स्ट करते हैं डुप्लीकेट जीन। डुप्लीकेट जीन क्या होते हैं, 2 पेयर ऑफ द नॉन एलिक जीन्स रिक्वायर फॉर अ करेक्टर, जब कभी दो जोड़ी नॉन एलिक जीन्स हमें ज़रूरत पड़े किसी एक करेक्टर के लिए। बात समझ आ रही है, कहता है इफ़ एनी वन, उन दोनों में से कोई एक, ऑफ दिस जीन, उन दोनों जीन में से कोई एक, डोमिनेंट देन द कैरेक्टर एक्सप्रेस्ड कॉल्ड द डुप्लीकेट जीन। वो कहता है कि जब किसी कैरेक्टर को बनाने के लिए हमें दो नॉन लिंक जीन चाहिए, राइट, ये बात तो समझ आ गई। उन दोनों में से कोई एक जीन हमें डोमिनेंट चाहिए उस कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए, तो ये कंडीशन या ये ऐसे जीन क्या कहलाएंगे, डुप्लीकेट जीन। इफ़ एनी वन जीन आउट ऑफ देम डोमिनेंट शेप ऑफ द फ्रूट ट्राइंगुलर, नो वन जीन्स डोमिनेंट। अब वो क्या कह रहा है, यदि एनी वन जीन, दोनों में से कोई जीन, कोई भी जीन वो डोमिनेंट है, तो शेप ऑफ द फ्रूट, जो फ्रूट की जो आकृति होगी वो कैसे होगी, ट्राइंगुलर। कैसे होगी, ये इसके केस में बता रहा है कि फ्रूट शेप इन द कैप्सेला। ये एग्जांपल लिया हुआ है, 2 पेयर नॉन एलिक जीन यहाँ प्रेजेंट है फॉर द ट्राइंगुलर शेप, मतलब यहाँ पर हमारे पास ये एग्जांपल लिया गया है, कैप्सेला एक फ्रूट है, उसकी आकृति के लिए हमारे पास एक जोड़ी, सॉरी 2 जोड़ी, 2 पेयर्स, 2 जोड़ी नॉन एलिक जीन्स है जो ट्राइंगुलर शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर क्या हमारे पास 2 जोड़ी है नॉन एलिक जीन्स है किसी एक कैरेक्टर को शो करने के लिए। तो कहता है एनी वन ऑफ द जीन्स आउट ऑफ देम डोमिनेंट, तो उनमें से कोई भी अगर डोमिनेंट है तो जो जो फ्रूट का शेप है वो कैसा आएगा, ट्राइंगुलर। नो वन जीन्स डोमिनेंट, वो कहता है कि अगर नो वन जीन्स डोमिनेंट देन फ्रूट
इलोंगेटेड। वो कहता है अगर उनमें से कोई भी जीन अगर डोमिनेंट नहीं है तो वो क्या होगा, वो फ्रूट ट्राइंगुलर की बजाय कैसा हो जाएगा, इलोंगेट, लंबा हो जाएगा। पहले तो वो त्रिशंकाकार था, ट्राइएंगुलर, है ना, लेकिन अब वो कैसा हो जाएगा, इलोंगेटेड, मतलब इलोंगेट का मतलब वो लंबवत हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो क्या बोला गया कि 2 पेयर ऑफ द नॉन एलिक जीन्स, जो हमारे पास 2 जोड़ी जो नॉन एलिक जीन्स है वो किसी एक कैरेक्टर को बनाने के लिए ज़रूरी है। और डुप्लीकेट जीन में क्या होता है कि इनमें से कोई एक जीन डोमिनेंट होना चाहिए, तब आपका कैरेक्टर वो आ जाएगा और वो डुप्लीकेट जीन कहलाएंगे। तो कहता है कि जैसे एक हमारे पास कैप्सेला है, कैप्सेला के अंदर 2 जोड़ी हमारे पास नॉन एलिक जीन है जो ट्राइएंगुलर शेप को देते हैं। कब देते हैं, जब ये सारे प्रेजेंट होते हैं। तो कहता है अगर उनमें से कोई एक भी जीन डोमिनेंट है तो उसका ट्रायंगुलर शेप बनेगा, अगर नहीं है तो वो इलोंगेटेड हो जाएगा। स्पेलिंग थोड़ी ये थोड़ा यहाँ से कट गया है, इलोंगेटेड है, ELONGATED, इलोंगेटेड, राइट। तो ये दिया हुआ है कि कैपिटल टी, स्मॉल डी, स्मॉल डी। तो ये 2 जोड़ी एलील है हमारे पास, है ना, 2 जोड़ी है, 2 पेयर सही है, एक पेयर ये, एक पेयर ये है फॉर द ट्राइंगुलर शेप। और ये स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल ए, स्मॉल, ये किसके लिए, फॉर द टॉप शेप ऑफ द फ्रूट्स, TOP है ये, टॉप शेप ऑफ द फ्रूट्स। तो जब हमने ये क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन में ये आया, और F2 में क्या आएगा, ये आगे क्रॉस करवाया तो ये आया। तो हमारे पास ट्रायंगुलर और टॉप शेप आया। टॉप शेप होता है लंबा वाला, जो लंबाई में लेंथ वाइज लंबा हो। तो ट्रायंगुलर कितने हो गए, 15 आएंगे, और टॉप शेप कैसा है, सिर्फ एक ही आएगा, राइट। तो ये कंडीशन, टॉप शेप मतलब एक क्यों आया, क्योंकि एक वो होगा जहाँ पर दोनों ही कैसे हो जाएंगे, स्मॉल टी और स्मॉल डी यहाँ होगा, यहाँ देखो कहीं पर होगा। ये देखो ये वाला है आपका, ये है स्मॉल टी, स्मॉल डी। तो यहाँ एक भी डोमिनेंट यानी प्रभावी लक्षण वाला कोई भी एलील नहीं है, तो इस वजह से ये कैसा हुआ, एक इसी का एक नंबर आया। तो ये कैसा होगा, टॉप शेप वाला। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट देखते हैं, और ये हमारा नॉन एलिक का लास्ट कैरेक्टर है, सप्लीमेंट्री जीन एंड रिसेसिव एपिस्टासिस। सप्लीमेंट्री जीन एंड रिसेसिव एपिस्टासिस, वो कहता है ये क्या कंडीशन है, अ पेयर ऑफ जीन चेंज द इफेक्ट ऑफ अनदर नॉन एलिक जीन्स कॉल्ड सप्लीमेंट्री जीन। वो कहता है जब एक जोड़ी जीन चेंज कर दे, बदल दे इफेक्ट को किसी अनदर नॉन एलिक जीन के, तब हम उसे क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री जीन। बात क्लियर होगी। या उसी को कहते हैं हम रिसेसिव एपिस्टासिस। तो वो उसे क्या बोल रहे हैं कि जब कभी कोई एक जोड़ी जीन चेंज कर दे इफेक्ट किसी अनदर नॉन एलिक जीन को के इफेक्ट को, प्रभाव को, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री जीन। जैसे जो कोट कलर होता है माइस के अंदर, माइस के जो कोट होता है, माइस के जो बाहर का जो फर होता है ना, उसका जो कलर होता है, अगर आप उसमें कैपिटल C को ब्लैक लें और स्मॉल c को हम एल्बिनो, एल्बिनो का मतलब होता है कलरलेस, मतलब हमारा जो कैपिटल C एलील है वो ब्लैक को शो कर रहा है और स्मॉल c किसको शो कर रहा है, एल्बिनो यानी कलरलेस को। और हमारे पास यहाँ पर ये A नहीं लिखा हुआ है, इसको रफ कर देना, सिर्फ A है यहाँ पर। कैपिटल A क्या है, एक हमारा सप्लीमेंट्री जीन है, क्या है, एक सप्लीमेंट्री जीन है, राइट। तो व्हेन ब्लैक कोट का क्रॉस करवाया एल्बिनो के साथ, और एल्बिनो क्या हमारा कलरलेस, यानी कैपिटल सी स्मॉल ए, कैपिटल स्मॉल सी कैपिटल ए, और ये कैपिटल ए क्या हमारा सप्लीमेंट्री जीन है। याद रखना कैपिटल ए क्या है हमारा, सप्लीमेंट्री जीन। तो जहाँ ये सप्लीमेंट्री जीन आएगा वो क्या कर देगा, कलरलेस कर देगा उसको, सॉरी सप्लीमेंट्री जीन क्या कर देगा, उसके इफेक्ट को चेंज कर देगा। तो सप्लीमेंट्री जीन के आने की वजह से ये कैपिटल ए आ गया यहाँ पे, तो अब ये कलर हो गया अगाउटी। अगाउटी कलर क्या होता है, ना तो वो मतलब जो ब्लैक भी नहीं है और हमारा कलरलेस भी नहीं है, ठीक है। अगौटी होता है एक्चुअल में भूरा सा, मतलब ऐसे से जो गंदला सा रंग होता है, ब्राउनिश सा कलर। तो इस तरीके से हमारा जो अगौटी यहाँ पर आएंगे 9, ब्लैक आएंगे 3 और एल्बिनो आएगा 4। एल्बिनो मतलब जो कलरलेस है। और अगौटी क्यों आए, जहाँ जहाँ ये कैपिटल ए आएगा इनके बीच में, जैसे यहाँ आया, यहाँ पे आया, इधर आया, इधर आया, है ना, और भी बहुत जगहों में जहाँ जहाँ ये कैपिटल ए आएंगे वो कैसे होंगे, अगौटी, बाकी ब्लैक होंगे और बाकी एल्बिनो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आज हमने अपनी ये जो जीन इंट्रैक्शन वाला जो टॉपिक था सबसे इंपॉर्टेंट है अभी तक, तो वो हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम आगे कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज या वॉइस मैसेज या कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।